अच्छा जी, आज हमारी डिस्कशन जो है वो बेसिकली नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होगी कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या होता है एस डी एन इन्वायरमेंट के अंदर। और इससे पहले भी आप लोगों ने नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना होगा। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम किसी ने सुना हुआ है? ठीक है, आप लोगों ने ये देखा होगा कि हमारे पास ये विंडोज एडवांस सर्वर है, इसी तरह से रेड हैट इंटरप्राइज लाइनक्स है। तो ये हमारे पास सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। तो इसमें जो ट्रेडिशनली हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है कि जिसमें हमें ये फैसिलिटीज हों कि हम नेटवर्किंग जो है ना, जो नेटवर्क सिस्टम है, जो सारे हमारे सिस्टम है उसको मैनेज कर सकें। और नेटवर्किंग जो फैसिलिटीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने इंटरनेट शेयरिंग करनी है, आपने फाइल शेयरिंग करनी है, आपने प्रिंटर को शेयर करना है, और नेटवर्क, एक जो नेटवर्क बनता है उस पर सर्वर होता है, उसके ऊपर जो सर्विसेज होती हैं आपने वो देनी होती हैं तमाम नेटवर्क के ऊपर। तो उस किस्म का जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जिस तरह से आपके पास रेड हैट इंटरप्राइज लाइनक्स है, तो उसको अगर आप देख लें तो उसमें आप उसको इंस्टॉल करें और फिर आप अपने उससे फाइल सर्वर बना सकते हैं, उससे आप वेब सर्वर बना सकते हैं। ठीक है, आप उससे प्रॉक्सी सर्वर बना सकते हैं, जैसे इसको नेट वगैरह करवा सकते हैं उससे। तो ये सारी चीज़ें उसमें पहले से ही उस ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होती हैं। आप जब उसको आपको कॉन्फ़िगर करना होता है। ठीक है, अच्छा, इस तरह डोमेन कंट्रोलर बना सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास ये डोमेन कंट्रोलर कॉन्सेप्ट विंडोज एडवांस सर्वर में है कि अगर आपके नेटवर्क पे यूजर्स हैं और आप चाहते हैं कि हर यूजर जब नेटवर्क को यूज करे तो उसमें उसका यूजर नेम हो, पासवर्ड हो, उसकी अपनी स्पेस हो, मतलब आप चाहते हैं कि हर यूजर के पास 5 GB की स्पेस हो, और आपका जो नेटवर्क है उसके अंदर 500 जो है हो कंप्यूटर्स हैं और मुख्तलिफ लैब्स हैं, तो वो कहीं किसी लैब में किसी भी जगह बैठ के वो लॉग इन हो सकता है। उसको अपनी जो फाइल्स हैं वो एक्सेसिबल होंगी, जो सर्वर की हार्ड डिस्क में होंगी। ठीक है, तो वो उसको स्पेस भी मिलेगी। तो इस तरह का जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन यहाँ पे हमने जो आज हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली एस डी एन इन्वायरमेंट के लिहाज से बात कर रहे हैं। तो एस डी एन इन्वायरमेंट में हमारे पास जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, बल्कि काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास प्रॉब्लम जो ट्रेडिशनल नेटवर्किंग के अंदर क्या है, अगर आपको, ये हमने पहले भी इस पर डिस्कशन किया कि अगर हमारे पास कोई हमने नया कोई नया फीचर हमें चाहिए, कोई नया फंक्शन हमें चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास हमने क्या करना है कि उसके लिए आपको कोई नया फंक्शन आपको चाहिए तो आपने नई हार्डवेयर ख़रीदनी है। ठीक है, अगर आपको कोई नया इंटरफेस चाहिए, कोई नया प्रोटोकॉल जो है उसकी सपोर्ट चाहिए, तो आपने क्या करना है, उसके लिए आपको नई हार्डवेयर की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल वी टैग है, ट्रस्ट है, या मुख्तलिफ फीचर्स हैं जो नए अगर आते हैं तो आपने उसके लिए हार्डवेयर नहीं खरीदनी है। अगर आप सिस्को से की डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं या कोई और, तो आप जब उनको कहेंगे कि जी हमें ये फीचर चाहिए, तो वो कहते हैं कि आपको नया मॉडल खरीदना पड़ेगा राउटर का या स्विच का या फायरवॉल का। ठीक है, एक मसला तो ये ऑलरेडी हमने इस पर डिस्कशन की है। दूसरा, अगर आपने आपका जो नेटवर्क है उसके ऊपर आपको ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट में जो कंट्रोल होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, बल्कि आपको हर डिवाइस को जाके इंडिपेंडेंटली जो है कॉन्फ़िगर करना पड़ता है या उसको उसके अंदर सेटिंग करनी पड़ती है, तब आपका नेटवर्क का कंट्रोल होता है। नेटवर्क वाइड कंट्रोल नहीं होता, जिस तरह के एसडीएन के अंदर हमने डिस्कशन की कि हमारे पास एक सेंट्रलाइज कंट्रोलर है, वहाँ से आप सारे नेटवर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से दूसरी जो चीज़ है, हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन भी नहीं होती आपके पास। आपको बहुत स्पेसिफिकली आपको आईपी एड्रेसेस की बेस के ऊपर या मैक एड्रेसेस की बेस के ऊपर आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। तो हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन जो है वो आपको नहीं मिलती। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने नेटवर्क के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है कि उन जो आपके पास कंप्यूटर्स हैं उनके आईपी एड्रेसेस की बेस के ऊपर या उनके मैक एड्रेसेस की बेस के ऊपर आपने रिस्ट्रिक्शंस लगानी है या एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी लगानी है।
इसके अलावा आपके पास दूसरा मतलब इस तरह से नहीं हो सकता कि आप उनके जो यूजर्स बेस के ऊपर लगा लें कि ये यूजर जो है ना उसको उसको कुछ उसके ऊपर एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो इतनी फैसिलिटी ट्रेडिशनल नेटवर्क के अंदर हमारे पास नहीं है। इसके मुकाबले में एसडीएन में ये चीज़ है। दूसरा हमारे पास जो कंट्रोल है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल है जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है। इसके मुकाबले में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल का क्या मतलब है कि आपके पास नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस हैं, हर डिवाइस जो है उसके अंदर अलग अलग से कंट्रोल प्लेन है, तो आपको हर एक डिवाइस में जाके कंट्रोल प्लेन को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल प्लेन है जिसकी वजह से जो कंट्रोलेबिलिटी है, जो नेटवर्क को कंट्रोल आपने करना है, वो आपके पास इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता और आपको जाके हर एक डिवाइस पे उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, तो जो काफ़ी मुश्किल हो जाता है और इससे कंट्रोलेबिलिटी भी जो है आपकी कम हो जाती है। तो हमारे पास ट्रेडिशनल इन्वायरमेंट में क्या है जी, हमारे पास नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम है और नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको आप यूज़ करके तमाम नेटवर्क वाइड जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसको आप जब मॉनिटर करते हैं तो उसके लिए आप कमांड लाइन को यूज़ करते हैं, ठीक है। और कमांड लाइन को यूज़ करके आप तमाम जो नेटवर्क मॉनिटरिंग से रेलेवेंट स्टैटिस्टिक्स हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं या वो आप हासिल कर सकते हैं। तो कमांड लाइन जो है उसके अंदर आपको जाके कमांड टाइप करनी पड़ती थी और वो भी बड़ा मुश्किल काम है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत ज़्यादा और वो टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। दूसरा हमने कंट्रोल की बात कर दी कि आपके जो कंट्रोल है वो आपका पैकेट फॉरवर्डिंग या फ्लो फॉरवर्डिंग के ऊपर इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, बल्कि कंट्रोल जो है वो सारा वहाँ पे जो पहले से राउटिंग प्रोटोकॉल वहाँ पे काम कर रहे हैं, इंस्टॉल्ड हैं, कॉन्फ़िगर्ड हैं, वो ही उसको कंट्रोल करते हैं। आप उसको ज़्यादा आपकी एक्सेस नहीं होती कि आप पैकेट फॉरवर्डिंग या फ्लो फॉरवर्डिंग को जो है हैंडल कर सकें या उसको कंट्रोल कर सकें। ये हमारे पास बेसिकली जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है ये उसके इश्यूज हैं। दूसरा आपके पास जो मॉनिटर डेटा है उसके साथ भी ज़्यादा आप प्रोसेसिंग या उसके ऊपर कुछ कंप्यूटेशन ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास इतना एक डेटा एक्सेस करना भी मुश्किल हो गया। फिर उसके ऊपर अगर आपने कुछ मैनिपुलेशन करनी है, उससे कुछ आपने रिजल्ट्स समराइज करने हैं, तो उसके लिए भी इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो अगर आप देख लें तो हमारे पास जो ट्रेडिशनली आपके पास जो डायग्राम नज़र आ रही है इसके अंदर आपको ट्रेडिशनल नेटवर्क की एग्जांपल दी गई। तो इसके अंदर आप देख लें तो आपके पास कंट्रोल जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर बॉक्स जो है, हर आपका जो राउटर है या स्विच है उसके अंदर अलग से आपका कंट्रोल प्लेन है, ठीक है। और उसके अंदर आपने कॉन्फ़िगरेशन भी उधर है और जो आपने जो उसके अंदर मैनेजमेंट इंटरफेस है और कॉन्फ़िगरेशन का इंटरफेस है, जब आप उसको कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें आपको इतना ज़्यादा आपके पास कंट्रोल जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता और मुश्किल भी है। उसके अंदर इश्यूज भी आते हैं, एरर प्रोन भी है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जब आप मैनुअली उसको कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, उसमें टाइम भी लगा और फिर उसमें जो गलतियाँ आती हैं फिर उसको ठीक करने के लिए फिर और टाइम लगेगा, ठीक है। और दूसरा जो उसके जो डेटा पाथ है, एक तो कंट्रोल प्लेन हो गया, वो भी उसके अंदर इंडिपेंडेंट है और जो हार्डवेयर के अंदर जो है उसके अंदर डेटा पाथ है, जो भी जो डेटा पाथ है वो भी इनफ्लेक्सिबल है, क्योंकि उसके अंदर जो उसको मैन्युफैक्चर किया गया तो जिस तरह से उसको प्रोग्राम किया गया और जो जो उसके अंदर फीचर्स हैं वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोप्राइटरी है, एक्सपेंसिव है। अच्छा, ये कोई प्रोप्राइटरी और एक्सपेंसिव की आपस में कोई रिलेशनशिप है कि नहीं? देखें यहाँ पे जो हार्डवेयर की बात हुई है तो उसमें जो आपकी हार्डवेयर फंक्शन जो है वो एक तो हमने कहा चले इनफ्लेक्सिबल है, उसके अंदर आप बिल्कुल कुछ चेंज नहीं कर सकते, और दूसरा प्रोप्राइटरी है और एक्सपेंसिव है। ये जो प्रोप्राइटरी और एक्सपेंसिव है इसके दरमियान में क्या रिलेशन है कि जो हमारे पास ट्रेडिशनल नेटवर्क के अंदर डिवाइसेज हैं वो प्रोप्राइटरी हैं, ठीक है, और दूसरा उसका जो है वो एक्सपेंसिव भी हैं। तो ये इनका आपस में क्या रिलेशन है? प्रोप्राइटरी डिवाइसेज हैं और वो एक्सपेंसिव हैं, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है? प्रोप्राइटरी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आपने वो जैसे सिस्को जो है उसकी डिवाइसेस हैं, जूनिपर की अपनी डिवाइसेस है, इन तमाम की अपनी डिवाइसेस है, तो ये प्रोप्राइटरी डिवाइसेस हैं। अब इन डिवाइसेस के को आप जब परचेज करते हैं
ठीक है। तो आपने इन्हीं जो वेंडर्स हैं इनसे इनको परचेज करना और इनके अंदर जो है इनके फीचर्स होते हैं। ठीक है। अब वो फीचर अगर आपको दूसरे चाहिए तो आप अक्सर इनके अंदर ऐसे फीचर्स होते हैं कि जो और डिवाइसेस में नहीं होते, या इस तरह से इन्होंने फीचर्स डिज़ाइन किए होते हैं कि वो उसके लिए आपको उन्हीं डिवाइसेस को परचेज करना पड़ेगा, उन्हीं उन्हीं वेंडर की डिवाइस। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सिस्को है, ठीक है, तो सिस्को के राउटर्स हैं, तो अगर आपको कोई नई फंक्शनैलिटी चाहिए और कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो कि सिस्को में हैं और उसके लिए आपको कंपैटिबिलिटी के लिए सिस्को की डिवाइसेस ही लेनी है, ठीक है। तो जो हमारे पास ट्रेडिशनल नेटवर्किंग है उसके अंदर जो ये वेंडर्स हैं, सिस्को हो गया, जूनिपर हो गया, ये सारे, ठीक है, इन्होंने अपने कुछ उनके अपने डिवाइसेस में फीचर्स भी होते थे। फिर वो उसके अंदर ये भी इशू होता था कि अगर आपने जो मुख्तलिफ वेंडर्स की डिवाइसेस ले ली तो वो आपस में कंपेटेबल भी नहीं होती थी अक्सर औकात, अक्सर चीज़ों में। तो इस वजह से वो एक्सपेंसिव भी होती थी। क्यों? कि अगर उनकी डिवाइस में जो फीचर है जो कि यूनिक है और वो अक्सर ओपन नहीं होता था, ओपन स्टैंडर्ड नहीं होता था, तो इस वजह से और डिवाइसेस में वो फीचर होते भी नहीं थे। तो आपने उन्हीं की डिवाइस लेनी है, सिस्को की डिवाइस ही लेनी है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर वो एक्सपेंसिव हो जाता था। मार्केट के अंदर जो कंपटीशन है वो ओपन नहीं होता था, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो अगर कुछ वेंडर्स जो है ना कुछ फीचर्स ऑफर कर रहे हैं तो वो डिवाइसेस फिर एक्सपेंसिव हो जाती हैं। अब जैसे हमारे पास एसडीएन के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें ओपन हैं, ओपन सोर्स हमारे पास मॉड्यूल्स हैं, जो हमारे पास कंट्रोलर्स हैं उनके अंदर, तो बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो जो डिवाइसेस हैं और स्टैंडर्ड्स हैं ओपन है, इस वजह से हमारे पास जो डिवाइसेस आ रही हैं वो सस्ती हैं। अच्छा जी। अच्छा, तो ये तो हमने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर ली, ऑलरेडी इस पे हमारी डिस्कशन थ्रू आउट द कोर्स चल रही है। और सॉल्यूशन हमने कहा था जी कि हमारे पास एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, सेंट्रलाइज एक डिवाइस होनी चाहिए जिसके अंदर ये सारी जो कंट्रोल प्लेन है तमाम डिवाइसेस का वो उसके अंदर हो। तो उसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास है कि जी हमारे पास एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। और ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि उसके ज़रिए से आप पूरे नेटवर्क को जो है एक सेंट्रलाइज इंटरफेस के ज़रिए से उसको प्रोग्राम कर सकें, ठीक है। तो जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है एसडीएन के अंदर उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको एक यूनिफॉर्म जो है और एक सिंपल सा एक इंटरफेस प्रोवाइड करे जिससे आप सारे नेटवर्क को प्रोग्राम कर सकें, ठीक है। और दूसरा उसके अंदर दूसरी जो मेन चीज़ है वो ये है कि वो आपको इस किस्म की जो है इस किस्म की फैसिलिटीज जिसके ज़रिए से आप आसानी से नेटवर्क को प्रोग्राम कर सकें। जैसे अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसके अंदर आपको जो सारा आर्किटेक्चर नज़र आ रहा है उसके अंदर जो टॉप पे हमारे पास है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई की लेयर है। सेकेंडली जो है इसके अंदर जो दूसरी लेयर है वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये कंट्रोलर की बात हो रही है, ठीक है। कंट्रोलर के अंदर अगर आप देख लें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हमने इससे पहले थोड़ी सी डिस्कशन की थी कंट्रोलर पे। कंट्रोलर में जो हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें डिफरेंट हैं। बॉक्स बहुत पॉपुलर है, इसमें फ्लडलाइट है, रिव्यू है, और इस तरह इसकी डिस्कशन आगे आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये हमें बेसिकली इससे ये हमारे पास फैसिलिटीज आ जाती हैं जो हमारा कंट्रोलर है उसके अंदर, कि आप उसके ज़रिए से पूरे नेटवर्क को जो है आप कंट्रोल कर सकता है पूरा ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इसके ऊपर जो एप्लीकेशन होती हैं वो इस नेटवर्क की को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए एपीआईज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। अगर इस नेटवर्क के अंदर जो है टोपोलॉजी को एक्सेस करना है या इस नेटवर्क के अंदर जो है अगर राउटिंग करवानी है ठीक है, या फॉरवर्डिंग करवानी है, मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, तो वो नेटवर्क के जो फंक्शंस है बेसिक वो इस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होंगे। और जो ऊपर आपने प्रोग्राम्स इस पर रन होंगे वो एपीआईज के थ्रू जो है इन जो फंक्शंस हैं उनको एक्सेस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको टोपोलॉजी आपने एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, किसी भी
लैंग्वेज जो अवेलेबल है इसके लिए, तो उसमें अगर आपने एक्सेस करना है नेटवर्क टोपोलॉजी को, तो उसके लिए अलग से जो है एक फंक्शन होगा, एपीआई आप कह सकते हैं। और अगर आपने उसके लिए जो है ना एक शॉर्टेस्ट पाथ जो है किसी सोर्स और डेस्टिनेशन से उसको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए अलग से एक फंक्शन होगा जो आपको प्रोवाइड किया जाए। कौन प्रोवाइड करेगा? ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि ये हमारे कंट्रोलर में होगा, तो इसका ऑब्जेक्टिव वही है जो कंट्रोलर का होता है कि हमारे पास जो कंट्रोल है, कंट्रोल प्लेन है, उसको हमने एक एक्सटर्नल कंट्रोलर में उसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो उसको शिफ्ट करने से हमारे पास जो कंट्रोलर है वो सेंट्रलाइज हो गया। तो ये सारी चीज़ जो है आ गई कंट्रोलर में, और बाकी जो हमारे पास जो स्विचेज है उसके अंदर डिफरेंट फंक्शन जो हैं डाटा पाथ पे, वो हम उसके लिहाज से कंट्रोलर जो है उसको कंट्रोल कर सकता है। और लेकिन जो फास्ट पैकेट प्रोसेसिंग होगी वो डाटा पाथ में होगी। ये आपके पास सामने आपको एक चार्ट सा नज़र आ रहा है। इसके अंदर जो हमारे पास थोड़ी सी हिस्ट्री है कि कौन कौन से हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या हम उसको कंट्रोलर्स, ओपन फ्लो कंट्रोलर्स भी कहते हैं, वो अवेलेबल हैं, और उसकी कौन कौन से जो है वर्जन जो हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सबसे टॉप पे आपको नज़र आ रहा है वो है नॉक्स, ठीक है। और ये नॉक्स जो है ये स्टार्ट में जो है ये कंट्रोलर हमारे पास आ, उसके बाद इसमें जो आप प्रोग्राम या स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं उसमें C++ पाइथन को यूज़ करके। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास सेकंड जो है वो पॉक्स, इसका जो है ना आगे इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करके नॉक्स को पॉक्स कंट्रोलर है हमारे पास। ये पॉक्स कंट्रोलर भी, इसके अंदर भी आप जो स्क्रिप्ट्स हैं वो पाइथन में कर उसको लिख सकते हैं। इसके साथ फिर आगे इसके जो है ना रिव्यू कंट्रोलर है। इसी तरह से इसी को एक्सटेंड किया हुआ है, नॉक्स को ट्रिमा है, ओपनमल है, बीम है। फिर इस तरह से इसको एक्सटेंड करके ओनस है, मेस्ट्रो है, बीकन है, ठीक है। सिस्को का जो है ना प्रोप्राइटरी कंट्रोलर है, ठीक है। फ्लड लाइट है, और फिर ओपन और ऐसा है, बिग नेटवर्क कंट्रोलर है, ओपन डे लाइट है। तो मुख्तलिफ कंट्रोलर्स जो है ना ये आपके पास करंटली अवेलेबल हैं। इसमें कुछ जो है उसमें आप जैसे यहाँ पे अगर आप देख लें, ये जो आपको ट्रिमा नज़र आ रहा है, ओपन मल, ये सारे बीम, ये इसके अंदर आप ये बेसिकली C++ बेस्ड है। और ये जो मिडल में आपको नज़र आ रहा है पॉक्स कंट्रोलर है और यू है, ये बेसिकली पाइथन बेस्ड है, ठीक है। और ये मेस्ट्रो, ऑनर्स और ये सारे जो है ना ये जावा बेस्ड हैं। मतलब इसमें आपने जो आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी है वो जावा है, यहाँ पे पाइथन है। नॉर्मली जो है हमारे पास शुरू में जो है बहुत ज़्यादा ये पॉक्स जो है इसमें बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल था। उसकी वजह ये है कि इसमें जो पाइथन है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसमें स्क्रिप्टिंग करना और उसको उसके अंदर काम करना काफ़ी आसान है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है और उसके अंदर आप इनिशियल कोई प्रोटोटाइप बनाना है, तो वो इसमें आप आसानी से कर सकते हैं। आप में से कितने जो आपके पास पाइथन ऐसी लैंग्वेज है बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। अगर आपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम किया है, चाहे आपने C++ में काम किया हुआ है, जावा में किया हुआ है, ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने काम किया हुआ है, तो आप पाइथन को विद इन 1 वीक जो है ना आप उसको सीख सकते हैं। और उसमें प्रोग्राम लिखना नहायत ही आसान है, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो पाइथन जो है आपके लिए खुद ही कर लेता है। आपने बहुत कम चीज़ें उसको बतानी होती हैं, और जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन है बहुत आसान है, और इस तरह से लूप वगैरह लगाना है बहुत आसान है। तो बहुत आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। इसको अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आती है, तो आप इसको विद इन 1 वीक आसानी से इसका सिंटेक्स दे के उसको सीख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं नॉक्स से, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले जो है हमारे पास काम स्टार्ट हुआ SDN पे, तो उसमें जो हमारे पास पहला कंट्रोलर जो है ना वो आया, वो हमारे पास नॉक्स था। और नॉक्स की हिस्ट्री इस तरह से है कि सबसे पहले हमारे पास
एक प्रोजेक्ट था, उस पर काम हुआ, सेन प्रोजेक्ट। ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट था जिसके अंदर नेटवर्क फाइल सिस्टम के ऊपर काम हुआ, कैसा फाइल सिस्टम जो सारे नेटवर्क पे एक्सेसिबल हो। और ये हमारे पास 2006 में इस पे काम हुआ। इसके ऊपर जो है सेन प्रोजेक्ट था। फिर आगे इसी को इम्प्रूव करके एक दूसरा प्रोजेक्ट था ईथेन। ईथेन प्रोजेक्ट जो है इसमें बेसिकली सेंट्रलाइज पॉलिसी कंपाइलर बनाया। इसका मकसद क्या था कि एक सेंट्रलाइज डिवाइस हो जिससे तमाम नेटवर्क की जो पॉलिसी है उसको कंट्रोल किया जाए। अभी मतलब इससे पहले हमारे पास जो ट्रेडिशनल नेटवर्किंग है उसके अंदर नॉर्मली हमारे पास अगर आपने एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी को कॉन्फ़िगर करना है तो आपने उसको हर डिवाइस पे कॉन्फ़िगर करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर 10 राउटर लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसमें आपने एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी अगर कॉन्फ़िगर करनी है तो हर एक राउटर में जाके आपने उसको कॉन्फ़िगर करना है, पॉलिसी उस पे आपने कॉन्फ़िगर करनी है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो इसके लिहाज से ये जो ईथेन प्रोजेक्ट था इसमें ये कॉन्सेप्ट था कि आपके पास एक सेंट्रलाइज डिवाइस होगी जिसमें जो है आप सारी नेटवर्क की जो है ना एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी जो है ना उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट उसी तरफ ही जा रहा है था, सेंट्रलाइज कंट्रोलर की तरफ। लेकिन इसमें शुरू में जो फोकस था वो डिफरेंट चीज़ों पे था। कहीं पे नेटवर्क फाइल सिस्टम को सेंट्रलाइज किया जा रहा है, उसको एक्सेस किया जा रहा है। कहीं पे पॉलिसी जो है ना एक नेटवर्क सेंट्रलाइज डिवाइस से पॉलिसी को कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये स्टार्ट में ये बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव था। तो ये ईथेन जो है ये 2007 में इस पे काम हुआ। फिर उसके बाद हमारे पास 2007 में ओपन फ्लो 0.1.0 जो है 0.1.0 जो है ये इसकी स्पेसिफिकेशन जो है नवंबर 2007 में ये रिलीज हुई। और इसी तरह से मई 2008 में हमारे पास इससे अगली जो है ना एक स्पेसिफिकेशन दूसरी भी रिलीज हुई। फिर नॉक्स जो है वो नॉक्स हमारे पास शुरू में ये नसीरा जो है ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इस पे काम किया और इसको जो है बेसिकली सपोर्ट थी इसके अंदर ओपन फ्लो की सपोर्ट इसके अंदर मौजूद थी। और फर्स्ट कंट्रोलर जो है ना ये हमारे पास नॉक्स का ये 2008 में जो है ये इसको लॉन्च किया गया, नॉक्स कंट्रोलर ये हमारे पास था। उसके बाद इसमें फर्दर जो काम किया वो CPQD ने किया। और CPQD भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करती है और उसने इस पे काम करके इसमें सपोर्ट शामिल की ओपन फ्लो वर्जन 1.3 की और उसको रिलीज किया 2000 नवंबर 2012 के अंदर। और अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको नीचे जो डायग्राम नज़र आ रही है इसके अंदर ये जो पहला सेन प्रोजेक्ट था उसके अंदर आप देखें ऊपर नेटवर्क एज ए फाइल सिस्टम ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। लेकिन उसके अंदर जो ये जो सेन जो था आप इसको भी कह सकते हैं एक सेंट्रलाइज कंट्रोलर था। ये फैसिलिटी दे रहा था होस्ट ट्रैकिंग की कि नेटवर्क के अंदर जितने भी होस्ट हैं वो कहाँ पे हैं, इस किस्म की जो होस्ट ट्रैकिंग फैसिलिटी ये मॉड्यूल दे रहा था। राउटिंग हो सकती थी, ये करवा सकता था, टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन थी। ओपन फ्लो का वर्जन जो सपोर्ट था वो भी 2.0, ठीक है। फिर इस तरह से जो पॉलिसी कंपाइलर था ईथेन उसके अंदर भी जो है हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद थी, होस्ट ट्रैकिंग, राउटिंग, टोपोलॉजी, ये सारे मॉड्यूल उस कंट्रोलर के अंदर मौजूद थे। और इसी तरह से फिर आगे जो है नॉक्स हमारे पास क्लासिक आया, नॉक्स और नॉक्स क्लासिक CPQD ने जो काम किया इनमें भी ये तकरीबन ये सारी चीज़ें मौजूद थी। होस्ट ट्रैकिंग, राउटिंग की मॉड्यूल्स, टोपोलॉजी मूवमेंट की मॉड्यूल्स और होस्ट से ओपन फ्लो की सपोर्ट इसके अंदर मौजूद थी। ये सारी चीज़ें इसके अंदर पहले से मौजूद थी। अच्छा, इसमें ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये जो मॉड्यूल नज़र आ रहे हैं जैसे राउटिंग, टोपोलॉजी, ये सारे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। जिस तरह से हमारे पास नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, नॉर्मल जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट का कंपोनेंट होता है, CPU शेड्यूलर होता है, ठीक है, और डिवाइस मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल होता है। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज है या लाइनक्स है तो इसके अंदर भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। हर मॉड्यूल का अपना काम है। अच्छा, तो हमारे पास जैसे नॉर्मली
ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मॉड्यूल होते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोसेस मैनेजमेंट का मॉड्यूल का काम ये है कि आपके पास प्रोसेस जब क्रिएट होता है तो उसको क्रिएट करने के लिए उसको कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, तो वो मॉड्यूल वो सारे काम करता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास मेमोरी मैनेजमेंट का मॉड्यूल है, जैसे रैम है उसके लिए मॉड्यूल है। अगर आपका कोई प्रोग्राम लोड होता है वो रैम में लोड होता है तो उसको रैम में स्पेस एलोकेट करना ये मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल का काम है। फिर जब वो प्रोग्राम जो है वो उसका काम खत्म हो जाए, एग्जिट हो जाता है, ठीक है, एग्जीक्यूट हो जाता है, तो जब एंड होता है तो उसके बाद उसको जो स्पेस मिली होती है रैम में उससे वापस ली जाती है, उसको डीलोकेशन ऑफ मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट के मॉड्यूल का काम है। दूसरा हमारे पास जैसे मॉड्यूल होता है, जैसे प्रोसेस शेड्यूलर होता है, प्रोसेस मैनेजमेंट का मॉड्यूल होता है। वो क्या करता है कि आपके बहुत सारे प्रोग्राम रन हो रहे हैं और उसमें प्रोसेस हैं, जैसे आप एक वक्त में आपने वर्ड को भी रन कर रहे हैं, एक वक्त में आप जो है ब्राउजर को भी रन कर रहे हैं, डाउनलोड मैनेजर को भी रन कर रहे हैं। अब प्रोसेसर शेड्यूलर जो होता है वो क्या करता है कि आप प्रोसेस, फॉर एग्जांपल प्रोसेसर हमारे पास एक है तो उसको थोड़े थोड़े टाइम के लिए हर एक प्रोसेस को एलोकेट करता है। 5 सेकंड के लिए एक को कर दिया प्रोसेस को, वर्ड को, फिर अगले 5 सेकंड के लिए फॉर एग्जाम्पल ब्राउजर को एलोकेट कर दिया। तो इस तरह से प्रोसेसर शेड्यूलिंग करता है, ठीक है। तो इस तरह मुख्तलिफ मॉड्यूल्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर नॉर्मली, जो कि डिफरेंट जो हार्डवेयर है नीचे उसको किस तरह से मैनेज करना है और उसको यूजर किस तरह से यूज करेगा, जो प्रोग्राम्स को एलोकेट करनी है ये रिसोर्सेज, ये सारा काम होता है। इसी तरह से ये कॉन्सेप्ट इधर भी है एसडीएन के अंदर। यहाँ पे जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यहाँ पे जो वहाँ पे नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर तो हार्डवेयर होती है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के सर अंदर तो मैं बात कर रहा था कि हमारे पास जिस तरह जो ट्रेडिशनली जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मॉड्यूल्स होते हैं, वो नीचे जो हार्डवेयर है उसको किस तरह से एफिशिएंटली मैनेज करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो प्रोसेसर है, रैम है, ठीक है, वो सारी हार्डवेयर। यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो अंडरलाइंग जो हार्डवेयर तो नहीं होती, अंडरलाइंग जो हार्डवेयर होती है वो क्या होती है, वो हमारे पास नेटवर्क स्विचेस होते हैं, पूरा नेटवर्क होता है। जैसे अगर एक छोटा सा एक नेटवर्क है जिसके अंदर 5 स्विचेस है, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ने उन 5 स्विचेस को जो है ना कंट्रोल करना है, ये उसका काम है। उसके अंदर फिर उसमें क्या आ जाता है, किस तरह से कंट्रोल करना है उन तमाम स्विचेस, तमाम जो नेटवर्क है उसकी टोपोलॉजी को मेंटेन करना। उसके अंदर अगर राउटिंग करवानी है तो राउटिंग से रेलेवेंट किस तरह से शटर्स पाथ होंगे मुख्तलिफ, वो सारी चीज़ें करना। अच्छा, इस स्लाइड में अगर आप देखें, आपको जो हमारे पास नॉक्स कंट्रोलर है उसके डिफरेंट वर्जन आपको नजर आ रहे हैं। हमारे पास नॉक्स कंट्रोलर जो है इसका जो पहला वर्जन आया उसका जो वर्जन था 0.9.0, ये जो वर्जन था जाकू, इसका जो ब्रांड नेम है, ये बेसिकली इस वर्जन नेम है। तो डिस्टिनी है, फिर CPQD वर्जन है। ये पहला जो वर्जन था ये सपोर्ट करता था ओपन फ्लो 1.0, ठीक है। फिर दूसरा था वो भी 1.0। फिर जो तीसरा वर्जन है जो कि CPQD एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, वो भी इस तरह प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, डिफरेंट नेटवर्किंग प्रोजेक्ट्स पे। तो इसने जो इस पे काम किया नॉक्स क्लासिक पे, तो हमारे पास नया जो वर्जन आया वर्जन 1.3, ठीक है। और उसके बाद जो नया वर्जन आया वेरिटी, ये 2012 में, ये भी हमारे पास इसके अंदर वर्जन सपोर्ट थी ओपन फ्लो की 1.0। जो CPQD ने जो वर्जन जिस पे काम किया उसकी सपोर्ट थी ओपन फ्लो 1.3 की, ठीक है। अच्छा, अभी नॉक्स क्लासिक जो है ये अभी इस पे इतना काम नहीं हो रहा है, ये अभी इस पे काफ़ी आउटडेटेड हो गया, लेकिन शुरू में ये हमारे पास एज ए जो है ना, आप कह सकते हैं कि पॉइनियर कंट्रोलर है ये। इसमें स्टार्ट में जो कंट्रोलर बनाया गया तो उसमें नॉक्स था, तो इसमें हमारे पास जो इसमें प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्ट लिखे जाते थे वो C++ बेस्ड स्क्रिप्ट थे, और उसके साथ साथ हम पाइथन को भी यूज़ कर सकते थे। और इन दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास क्विक है, इसको यूज़ करके आप जो डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं उनको आपस में इंटीग्रेट करके उनके फंक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्विक को यूज़ करके पाइथन को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें C++ बेस्ड था, लेकिन इसके अंदर पाइथन को भी यूज़ किया जाता था। और पाइथन को यूज़ करने के लिए इसमें स्विक को यूज़ किया जाता था। जैसे यहाँ पे नीचे आप एग्जांपल नज़र आ रही है कि यहाँ पे आप देखें तो ये पाइथन जो है उसकी स्क्रिप्ट फाइल्स भी पड़ी हुई हैं, ठीक है, और C++ की फाइल्स भी पड़ी हुई हैं। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं।
इस तरह से ये स्विक फाइल्स भी पड़ी हुई है जिसको इस्तेमाल किया जाता है C++ और पाइथन को इंटीग्रेट करने के लिए। इसी तरह से हमारे पास नॉक्स और नॉक्स क्लासिक में क्या फ़र्क है। नॉक्स क्लासिक अगर आप देखें यहाँ पे तो इसके बाद नॉक्स जो है इन दोनों के अंदर फ़र्क ये है कि हमारे पास एक तो जो नॉक्स क्लासिक में जो था उसमें हमारे पाइथन भी सपोर्ट भी थी, लेकिन जो सिर्फ नया नॉक्स जो आया उसके अंदर आप सिर्फ C++ के अंदर एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं और कुछ और डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन जो थी वो भी थोड़ी कम थी उसमें। परफॉर्मेंस की चीज़ लिहाज से थी कि इसमें एक तो कोड को इम्प्रूव किया गया, दूसरा इसका कोड जो है उसको अंडरस्टैंड करना आसान था। अगर आप देख लें ये एक साइड पे नॉक्स का कोड है, नॉक्स क्लासिक, नॉक्स का जो कोड है उसको अंडरस्टैंड करना आसान है। इसमें ग्राफिक इंटरफेस नहीं था, इससे पहले जो वर्जन था उसमें ग्राफिकल इंटरफेस हमारे पास मौजूद था। तो ये हमारे पास पॉक्स, फिर उसके बाद नॉक्स के बाद नया वर्जन जो है आगे इसमें इम्प्रूवमेंट लाएगी, वो पॉक्स के वर्जन आए और पॉक्स में फिर हमारे पास डिफरेंट इसके सब वर्जन हैं। एंगुलर ब्रांच नेम है, बीटा है, कार्प है, डार्ट है, ये डिफरेंट हमारे पास वर्जन इसके अवेलेबल हैं आते गए साथ साथ में। जैसे 2012 में एंगुलर आया, फिर 2013 में बीटा, कार्प, ये भी 2013 फाल में आया, डार्ट जो है 2014 इस तरह से आया। तो इसका फ़ायदा ये था पॉक्स जो कंट्रोलर है कि इसके अंदर आप बहुत आसानी से आप एक अपने प्रोटोटाइप बना सकते हैं। अगर आपने वो जो आपने के पास टाइम कम है और आपने एक प्रोटोटाइप बनाना है, ठीक है, एक नेटवर्क एप्लीकेशन बनानी है, तो बहुत आसानी से आप उसको बना सकते हैं और इसको आप इसकी अंदर सपोर्ट थी, आप लाइनक्स पे भी इसको रन कर सकते हैं, मैक, विंडोज़, ठीक है। और इसके अंदर एक पाई रन टाइम है, इसको भी यूज़ किया जा सकता है, भी इसके अंदर अवेलेबल था। और इसकी परफॉर्मेंस जो थी वो नॉक्स क्लासिक से जो है थोड़ी सी फ़र्क था इस लिहाज से कि अगर आप C++ को यूज़ करते हैं तो उस कंट्रोलर की परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर होती है और इसके मुकाबले में पाइथन जो है थोड़ा परफॉर्मेंस का इशू होता है। अगर आप देख लें यहाँ पे जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, इसमें ग्राफ नज़र आ रहा है, तो लेटेंसी टेस्ट जो है पर फ्लो जो है कितनी लेटेंसी आ रही है, तो आप देखें जो नॉक्स जो है C++ बेस्ड जो है उसकी जो लेटेंसी है वो बहुत कम है और जो नॉक्स पाइथन जिसमें सपोर्ट थी उसकी लेटेंसी काफ़ी ज़्यादा है। पॉक्स जो है उसकी फिर कदरे एवरेज लेवल पे है। तो इसी तरह से नीचे जो ग्राफ है इसमें अगर आप देखें तो इसमें थ्रूपुट है कि पर सेकंड कितने फ्लोज जो हैं वो हैंडल कर सकते हैं ये कंट्रोलर। तो पॉक्स जो है वो उसका काफ़ी ज़्यादा है, इसके मुकाबले में नॉक्स C++ बेस है तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। फिर दूसरे नंबर पे जो है पॉक्स है। तो पॉक्स जो है इस लिहाज से कि एक तो इसके अंदर आसानी से आप प्रोटोटाइप बना सकते हैं, इसके अंदर स्क्रिप्ट लिखना आसान है और इसको सीखना आसान है और इसके अंदर प्रोग्राम करना आसान है कंट्रोलर को। और दूसरा ये कि इसकी परफॉर्मेंस भी कदरे बेहतर है, मतलब एवरेज लेवल की परफॉर्मेंस है इसकी। इसके बाद जो है ये आपके पास कंपोनेंट्स हैं, नॉक्स और या बॉक्स जो कंट्रोलर आपके पास उसके कंपोनेंट्स हैं। अगर आप यहाँ पे देख लें तो सबसे टॉप पे आपके पास सारे मॉड्यूल्स हैं जो कंट्रोलर के ऊपर जो नेटवर्क एप्लीकेशन है, टोपोलॉजी डिस्कवरी की, वीलैन टैगिंग, स्कैन डिटेक्शन है। फिर यहाँ पे नॉर्थ बाउंड एपीआई है। फिर उसके बाद ये कंट्रोलर है, ये आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। और फिर इसके नीचे जो है ये तमाम स्विचेस हैं। तो नेटवर्क एप्लीकेशंस जो है ये आपके पास जो सबसे टॉप पे है, इसमें आपने जो भी नेटवर्क एप्लीकेशन आपको चाहिए, अगर आपने ट्रैफिक इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन है, लोड बैलेंसिंग की है, कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी ऐसा फंक्शन जो आप नेटवर्क से लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप इधर यहाँ पे एज ए एप्लीकेशन आप यहाँ पे रन कर सकते हैं। उसको आप उस वो एप्लीकेशन जो है वो इंटरेक्ट करेगी नॉर्थ बाउंड एपीआई के ज़रिए से कंट्रोलर के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल उस ये जो एप्लीकेशन है टोपोलॉजी या वीलैन टैगिंग या कोई और ट्रैफिक इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन है, वो अगर कंट्रोलर से टोपोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहती है तो उसके लिए नॉर्थ बाउंड एपीआई जो है ये इस्तेमाल करेगी वो एप्लीकेशंस। ये एप्लीकेशंस नॉर्थ बाउंड एपीआई को यूज़ करके कंट्रोलर के साथ कम्युनिकेट करेंगी, वो फिर कंट्रोलर आगे कम्युनिकेट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एप्लीकेशन यहाँ आप देख रहे हैं कि स्कैन डिटेक्शन की एप्लीकेशन है।
तो ये एप्लीकेशन जो है, इस एप्लीकेशन का अगर नीचे जो नेटवर्क है उसकी टोपोलॉजी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्या होगा कि ये जो हमारे पास नॉर्थ बाउंड एपीआई है उसके ज़रिए से आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सेस होगी कंट्रोलर से, ठीक है। और फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल ये एप्लीकेशन रिक्वेस्ट भेजेगी कंट्रोलर के पास कि मुझे टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट आएगी नॉर्थ बाउंड एपीआई के पास। फिर उससे फर्दर जो है आपके पास कंट्रोलर जो है नीचे एक्सेस करेगा टोपोलॉजी को, ठीक है। और उस टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन लेके वापस जो है स्कैन डिटेक्शन में जो एप्लीकेशन है उसको दे देगा टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे नॉर्थ बाउंड एपीआई है, फिर नीचे कंट्रोलर है। अभी कंट्रोलर जो है ये ओपन फ्लो स्विचेस से किस तरह से कम्युनिकेट करेगा, उसके लिए यूज करेगा साउथ बाउंड एपीआई, ठीक है। तो ये नॉर्थ बाउंड एपीआई जो है ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, कोई खास इसका उस पर कोई खास स्टैंडर्ड बनाया गया हो, डिफरेंट जो कंट्रोलर्स उनके डिफरेंट स्टैंडर्ड हो सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास कंट्रोलर है, ठीक है, ये हमारे पास जैसे नॉर्मली ट्रेडिशनली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। साउथ बाउंड एपीआई यहाँ पे ओपन फ्लो कंट्रोलर, ओपन फ्लो प्रोटोकॉल होगा। ये कंट्रोलर जो है इन डिवाइसेज जो कम्युनिकेट करेगा तो उसमें यूज़ करेगा ओपन फ्लो प्रोटोकॉल, जो हमने जिस पे हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है कि वो सारा स्टैंडर्डाइज है कि ओपन फ्लो कंट्रोलर जो है स्विचेस से किस तरह से कम्युनिकेट करेगा, कौन कौन से मैसेजेस होंगे, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, अगर कुछ स्टैटिस्टिक रिसीव करनी है तो उसके लिए कौन से मैसेजेस होंगे, हेलो मैसेजेस हैं उसमें, स्टेटस स्टेट रिक्वेस्ट मैसेजेस हैं, तो वो कंट्रोलर जो है ये साउथ बाउंड एपीआई आ जाएगी हमारे पास, जो कि कंट्रोलर यूज़ करेगा। उसमें जो हमारे पास ज़्यादा पॉपुलर है वो हमारे पास ओपन फ्लो प्रोटोकॉल है, इसको यूज़ करके कंट्रोलर जो है उसी चीज़ से कम्युनिकेट करेगा। और नीचे जो बिल्कुल लोअर लेवल पे हमारे पास जो है वो स्विचेस होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ओवरऑल आर्किटेक्चर है, इसको एसडीएन आर्किटेक्चर भी कह सकते हैं। और नॉर्मली हमारे पास किस तरह से जो कंट्रोलर्स हैं उसके अंदर कम्युनिकेशन किस तरह होगी। सबसे टॉप पे हमारे पास होगी नेटवर्क एप्लीकेशंस। ये एप्लीकेशंस जब नीचे नेटवर्क के बारे में इनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये रिक्वेस्ट करेंगे ये एप्लीकेशंस थ्रू नॉर्थ बाउंड एपीआई कंट्रोलर को, और फिर कंट्रोलर जो है वो कम्युनिकेट करेगा इन स्विचेस के साथ थ्रू ओपन फ्लो प्रोटोकॉल, और वो इन्फॉर्मेशन लेके पास ऑन करेगा ऊपर उस एप्लीकेशन को वापस। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दी कि अगर ये स्कैन डिटेक्शन एप्लीकेशन टोपोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन इसको चाहिए तो ये कंट्रोलर से रिक्वेस्ट करेगी, ठीक है, थ्रू नॉर्थ बाउंड एपीआई। कोई फंक्शन होगा, फॉर एग्जांपल टोपोलॉजी है, गेट टोपोलॉजी का कोई फंक्शन है, ठीक है, और वो फंक्शन कॉल करेगी ये एप्लीकेशन, और फिर कंट्रोलर जो है उसके पास टोपोलॉजी वो उसने बनाई, टोपोलॉजी मेंटेन की होगी, वो इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन को दे देगा वापस। देखो मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे आपके पास ट्रेडिशनली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप जो C++ में एक प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, आप लोगों ने एक फाइल को रीड करना है, तो आप C++ में एक फंक्शन है रीड फाइल। तो ये रीड फाइल जो है ना ये एपीआई है, इस एपीआई को आप यूज करते हैं। और ये रीड फाइल एपीआई बेसिकली आप ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे विंडोज है या लाइनक्स है, तो रीड फाइल की रिक्वेस्ट जाती है। आप फंक्शन जब यूज करते हैं C++ में तो वो ये रिक्वेस्ट जाती है विंडोज के पास, विंडोज उस फाइल को रीड करके, ठीक है, उसमें से डेटा आपको वो प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो काम किसका होता है, रीड करना फाइल से डेटा को, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रीड करता है, और वो फिर आपको वो डेटा प्रोवाइड, आप डायरेक्टली उसको रीड नहीं करते बल्कि आप वो फंक्शन कॉल करते हैं। तो वो बेसिकली नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कहते हैं सिस्टम कॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कह रहे हैं कि जी जो हमारी नेटवर्क एप्लीकेशन होंगी वो थ्रू नॉर्थ बाउंड एपीआई के जरिए से कंट्रोलर से रिक्वेस्ट करेंगे कोई भी नेटवर्क जो अंडरलाइंग नेटवर्क है उसकी किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, ठीक है, कि कोई फंक्शन अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने मिसाल दी कि अगर कोई एप्लीकेशन है उसको टोपोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो एक फंक्शन है फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कंट्रोलर है, ये भी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो दे रहा है गेट टोपोलॉजी। तो ये फंक्शन ये एप्लीकेशंस कॉल करेगी, ये गेट टोपोलॉजी की रिक्वेस्ट जाएगी कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर के पास टोपोलॉजी वो मेंटेन कर रहा होगा, उसके पास ये मॉड्यूल होगा जो मेंटेन करेगा, और वो उसको वो टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन को दे देगा। तो ये इस तरह से। अब नीचे कंट्रोलर किस तरह से ये टोपोलॉजी मेंटेन करता है और उसको अपडेट करता है, कोई इन्फॉर्मेशन अगर उसमें चेंज होती है, ये कंट्रोलर का काम है, इसके साथ एप्लीकेशन का कोई काम नहीं है। तो इस तरह से एप्लीकेशन जो है ना उसको एप्लीकेशन जो है उसको डेवलप करना, नेटवर्किंग की वो आसान हो जाती है। ये जो सवाल था लेयर
अच्छा, लेयर 2 और लेयर 3 के बारे में, जो ये नॉर्थ बाउंड एपीआई की लेयर है और कंट्रोलर की, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि कंट्रोलर के अंदर जो है हमारे पास सारे कंपोनेंट्स होंगे, जिससे कंट्रोलर जो है नीचे अंडरलाइंग जो नेटवर्क है उसके बारे में, जैसे एक हमने कहा टोपोलॉजी के बारे में एक कंपोनेंट होगा, टोपोलॉजी डिस्कवरी का कंपोनेंट होगा, जो कि नेटवर्क की सारी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन इसके अंदर होगी, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा मैंने कंपोनेंट बताया कि राउटिंग का कंपोनेंट होगा इस कंट्रोलर के अंदर, जो कि अगर कोई एप्लीकेशन जो है उसने राउटिंग करवानी है तो ये कंपोनेंट उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। और नीचे ये साउथ बाउंड एपीआई है, ये हमारे पास प्रोटोकॉल होगा जो कंट्रोलर यूज करेगा इन डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने के लिए। वो हमारे पास ओपन फ्लो प्रोटोकॉल है, इसके मैसेजेस हमने और इसका स्ट्रक्चर हमने देखा है कि कंट्रोलर किस तरह से स्विचेस के साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो नॉर्थ बाउंड एपीआई है इसका फायदा क्या हुआ, नॉर्थ बाउंड एपीआई का क्या फायदा हुआ, नॉर्थ बाउंड एपीआई का क्या फायदा हुआ। हमने जो इतनी डिस्कशन की कि नॉर्थ बाउंड एपीआई जो है ये तमाम जो एप्लीकेशंस रन होती हैं, नेटवर्क एप्लीकेशंस, उनको ये फैसिलिटी देता है कि जो नेटवर्क अंडरलाइंग नेटवर्क है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको एक्सेस करना या उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज करना या उसके बारे में सारा फंक्शनैलिटी कोई नहीं है तो वो एक्सेस करना, वो सारा काम नॉर्थ बाउंड एपीआई का। उसका फायदा क्या हुआ नॉर्थ बाउंड एपीआई का। हाँ, देखो इसमें जैसे आप लोग ट्रेडिशनली देख लें ना, तो अगर आपने राइट करना है किसी फाइल पे, तो अगर आप सी प्लस प्लस में या जावा में कोई फंक्शन यूज करते हैं राइट का, तो अगर आप फाइल को राइट कर रहे हैं हार्ड डिस्क के ऊपर, सीडी रोम के ऊपर, ठीक है, या फ्लैश के ऊपर, आपको एक ही फंक्शन उधर प्रोग्राम जब आप सी प्लस प्लस का लिखेंगे वो आपको कॉल करना पड़ेगा। नीचे वो किस तरह से हार्ड डिस्क पे डेटा राइट होता है या यूएसबी पे डेटा राइट होता है या किसी और डिवाइस पे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ठीक है। तो वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है आपके लिए, आप सिर्फ एक उसको कमांड देते हैं, एक फंक्शन यूज करते हैं, नीचे वो किस तरह से भी करता है उसका काम नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं सी प्लस प्लस में, ठीक है, या जावा में, और उसमें आपको मेमोरी चाहिए, तो आप मेमोरी को रिक्वेस्ट करने के लिए फंक्शन यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल एलोकेट मेमोरी एक फंक्शन है, ठीक है, और वो आप उसको कॉल करेंगे तो आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो मेन मेमोरी मैनेजमेंट का मॉड्यूल है वो मेमोरी आपके लिए एलोकेट करेगा, आपको दे देगा। अब वो किस तरह से करेगा, कैसे वो खाली स्पेस ढूंढेगा और वो आपके लिए एलोकेट करेगा, वो सारा काम उसका है। आपने बस उसका ना मुझे मेमोरी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप वो फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह से वहां पे जैसे फायदा, इस तरह यहाँ पे भी आपको नेटवर्क एप्लीकेशन लिखते हैं, आप कोई एप्लीकेशन जब लिखेंगे आपको टोपोलॉजी मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंट्रोलर के अंदर जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर ही टोपोलॉजी जो है ना उसको मेंटेन करने का जो मॉड्यूल होगा, आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे मुझे टोपोलॉजी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आपको दे देगा। वो किस तरह मेंटेन करता है, कौन कौन से ओपन फ्लो मैसेजेस भेजता है और किस तरह से मैसेजेस आते हैं, वो सारा उसका हेडेक है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आपको राउटिंग की जरूरत है और आप चाहते हैं कि भाई ये सोर्स एक्स है और डेस्टिनेशन वाई है, इसके दरमियान मुझे शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, तो आपको मॉड्यूल लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप वो जो राउटिंग का जो कंपोनेंट होगा कंट्रोलर का, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, मैं ये कंट्रोलर और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही चीज है, ठीक है। तो वो कंपोनेंट जो है उससे आपकी नेटवर्क एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करेगी कि जी सोर्स एक्स से वाई तक जो है जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो मुझे प्रोवाइड कर दो। वो किस तरह से करता है, कौन सा एल्गोरिथम यूज करता है, बेलमैन फोर्ड कौन सा एल्गोरिथम यूज उसका काम है, वो आपको शॉर्टेस्ट पाथ दे देगा, ठीक है। और अगर आपने कोई पाथ मालूम करके उसको इंस्टॉल करवाना है किसी स्विच में, तो वो भी आप रिक्वेस्ट करेंगे, तो फंक्शन कॉल करेंगे, वो कैसे होता है, उसके लिए कौन से मैसेजेस होते हैं, वो कंट्रोलर का काम है। तो इस तरह नेटवर्क एप्लीकेशन डिजाइन करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, और आसान हो चुका है, बहुत सारी एप्लीकेशन बनाई जा चुकी है, ठीक है। तो ये थोड़ा था इसके बारे में, नॉर्थ बाउंड एपीआई के बारे में। अच्छा, ये बताएं कि कंट्रोलर और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में बार बार ये दो लफ्ज बोलूं, ये कंट्रोलर और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या फर्क है। देखें, जैसे हमारे पास देखें एक कॉन्सेप्ट है, जैसे हम बाज़ औक़ात कहते हैं कि जी ये सर्वर है, हम ट्रेडिशनली नेटवर्किंग में हम कहते हैं जी ये सर्वर है। तो जब हम कहते हैं ये सर्वर है, तो वो सर्वर जो है ना वो एक अच्छा कंप्यूटर होता है और उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जो उसको सर्वर बनाता है। वो ऐसे ही सर्वर नहीं होता है, सिर्फ हार्डवेयर सर्वर नहीं होता, बल्कि वो हार्डवेयर एक डिवाइस होती है, वो एक कंप्यूटर होगा अच्छा सा पावरफुल, और उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जो उसको बनाता है सर्वर। इसी तरह से कंट्रोलर, अगर हम किसी लैपटॉप को कंट्रोलर बनाना चाहते हैं, किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर को बनाना चाहते हैं, किसी पावरफुल कंप्यूटर को कंट्रोलर बनाना चाहते हैं, उसके अंदर हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे।
जब हम उसके अंदर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे तो वो बिहेव करेगा एज ए कंट्रोलर, क्योंकि आपके पास कोई भी डिवाइस जो है ना बगैर सॉफ्टवेयर की काम नहीं करती। उस तो यही कंट्रोलर जो हमारे पास हैं, अगर इस इन कंट्रोलर्स को कंट्रोलर बनाने के लिए इसके अंदर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो ये जो हम करंटली जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास पॉक्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास मतलब ये दोनों चीजें तो कॉन्सेप्ट वो इस तरह से है कि आप कह सकते हैं, अगर आपको एक कंट्रोलर और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या फर्क है, तो आप कहेंगे ये कि जब हम किसी डिवाइस में, ठीक है, चाहे वो हमारे पास एक लैपटॉप है या कोई और डिवाइस है, उसके अंदर जब हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो वो बिहेव करता है एज ए कंट्रोलर। ठीक है, इसके बगैर नहीं होगा। ये हो गया हमारे पास। अच्छा, ये दो कॉन्सेप्ट है, ग्रेनुलरिटी का है कि हमारे पास जो कंट्रोलर है या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किस लेवल के ऊपर जो है नेटवर्क को कंट्रोल कर सकता है। मतलब बहुत डिटेल लेवल की का कंट्रोल आपको चाहिए, या आपको फॉर एग्जांपल जैसे एक ये है कि हर पैकेट जब इस नेटवर्क में फ्लो हो, उस पर आपका कंट्रोल हो। ठीक है, और एक ये है कि हर जो फ्लो है, फ्लो मतलब जो एक सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान एक हमारे पास एक सेशन होता है, उसको फ्लो कहते हैं, उस पर आपका कंट्रोल हो। तो जितनी ज़्यादा आपके पास डिटेल लेवल का आपको कंट्रोल चाहिए, ठीक है, तो उतनी ही आपकी स्केलेबिलिटी इफेक्ट होगी। दो चीज़ें हैं, एक है स्केलेबिलिटी और एक है फ्लेक्सिबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि आप अगर ऐसी पॉलिसी आपके पास है कि जब आप उसको ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो चाहे आपका नेटवर्क बढ़ जाता है, उसका साइज बढ़ता है, तो तब भी वो काम करती है वो टेक्निक। ठीक है, और उसके अंदर परफॉर्मेंस इफेक्ट नहीं होती। ठीक है, और दूसरा ये है कि बाज़ औक़ात इस तरह भी हो सकता है कि ऐसे मैकेनिज्म, ऐसी टेक्निक है जिसमें आपका नेटवर्क का साइज बढ़ता है, तो वो फिर इतनी उस वक्त काम नहीं करती अच्छा। ठीक है, तो ये स्केलेबिलिटी की बात है। ठीक है, तो हमारे पास एक तो ये है कि स्विच लेवल पे ये हो सकता है कि आपके पास जो एक तो टोपोलॉजी अगर हम बात करें, तो एक ये हो सकता है कि आपका से आपकी सिस्टम की स्केलेबिलिटी इफेक्ट होती है। स्केलेबिलिटी किस तरह से, कि अगर आप ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा हर पैकेट जो है ना वो कंट्रोलर जो है ना उसको हैंडल कर रहा है, और उसमें फिर इस किस्म की टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा स्केलेबल नहीं होगी। नेटवर्क बढ़ेगा तो इतने थाउजेंड्स ऑफ पैकेट जो आ रहे हैं और वो हर एक पैकेट कंट्रोलर उसको कंट्रोल करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इतनी ज़्यादा फिर वो इतना स्केलेबल नहीं होगा मैकेनिज्म। ठीक है, और इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, एक अगर हमने कंट्रोल की बात कर ली, दूसरी ऑब्जर्वेशन की बात हो सकती है। ऑब्जर्वेशन की बात ये है कि हमारे पास जब नेटवर्क के अंदर इंफॉर्मेशन चेंज होती है, जब इंफॉर्मेशन चेंज होती है तो वो चेंज जो है, कितनी चेंज जो है, वो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो कंट्रोलर अपने पास रखता है। फॉर एग्जांपल अगर टोपोलॉजी स्विच लेवल टोपोलॉजी रखता है, तो वो चेंज इतनी ज़्यादा नहीं होती कि स्विच के अंदर जो है ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, तो वो तो बहुत कम ही उसके अंदर चेंजेस आती है, तो उसको मेंटेन। तो हम बात कर रहे थे ऑब्जर्वेशन की, मतलब कितनी जो नेटवर्क के अंदर जो सिचुएशन है, जो स्टेटस है, उसको ऑब्जर्व किया जाए। एक तो ये हो सकता है कि स्विच लेवल टोपोलॉजी को ऑब्जर्व किया जाए। ठीक है, तो उसमें ये कि स्विच के अंदर कितनी चेंजेस आ रही हैं, कितने स्विचेस ऐड हो रहे हैं, उसके अंदर टोपोलॉजी में चेंज आ रही है। हमारे पास स्विच लेवल टोपोलॉजी को मेंटेन करना आसान होगा एज कम्पेयर टू अगर आप उसके अंदर उसकी और के स्विच के अंदर कितनी पोर्ट्स जो हैं, हर एक स्विच के अंदर उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं, उसको भी मेंटेन रखा जाए, तो वो ज़्यादा वो ऑब्जर्वेशन जो है वो रखना जो है वो ज़्यादा उसको मुश्किल भी होगा और उसके लिए वो स्केलेबल नहीं होगी। तो जितनी ऑब्जर्वेशन कंट्रोलर के पास नेटवर्क को का स्टेटस मॉनिटर करने की जितनी ज़्यादा उसको उसकी अंदर जो ट्रैफिक को भी वो ऑब्जर्व कर रहा है और बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है, तो वो टेक्निक इतनी स्केलेबल नहीं होगी। और अगर सिर्फ टोपोलॉजी को मेंटेन कर रहा है तो वो स्केलेबल होगी, और नेटवर्क बढ़ भी रहा है तो वो उसके अंदर इतनी इवेंट्स अकर नहीं होंगे जिसको मेंटेन करना मुश्किल होगा। तो ये दो चीज़ें हैं। तो हमारे पास ये जो पॉक्स कंट्रोलर है, ये फ्लो लेवल की जो नॉर्मली हमारे पास फ्लो लेवल का कंट्रोल होता है कंट्रोलर के पास, कि जब सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान जो पहला पैकेट आता है, जो कनेक्शन बनता है, उस वक्त कंट्रोलर से पूछा जाता है कि भाई इसको किस तरह से हैंडल करना है। ठीक है, ये नहीं कि हर पैकेट आएगा तो वो कंट्रोलर उसको कंट्रोल करेगा। तो जितना आप ये कंट्रोल पैकेट्स फॉरवर्डिंग के ऊपर या नेटवर्क स्टेटस के ऊपर ज्यादा कंट्रोल रखेंगे, तो फिर वो स्केलेबल नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप बहुत कम कंट्रोल रखते हैं, जो सारा कंट्रोल जो है वो स्विचेस को दे देते हैं, कंट्रोल के पास कुछ है ही नहीं, तो फिर वो जो है उसके अंदर जो है वो
उस नेटवर्क के अंदर इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, उसके अंदर आप चेंजेस नहीं ला सकते। दूसरा जो स्विच एब्स्ट्रैक्शन है, स्विच के अंदर भी जो है फ्लो लेवल ग्रेनुलरिटी है, इन द सेंस कि हमारे पास जो स्विचेस हैं उसके अंदर फ्लो की इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, कि जो फ्लो टेबल्स हैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी है कि जो पैकेट्स आएंगे तो उसके लिए फ्लो टेबल में रूल्स पड़े हुए हैं। अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको टी कैम कंप्रेशन नज़र आ रही है, कि ये भी हो सकता है कि जो स्विचेस की कैम मेमोरी है उसके अंदर रूल को कंप्रेस करके रख दिया जाए, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे जो एंट्री है उसको कंप्रेस किया गया है, तो क्योंकि इसमें बहुत सारी एंट्रीज ऐसी होती हैं कि जो हमारे पास हेडर फील्ड्स हैं वो सारी इस्तेमाल नहीं होती फ्लो टेबल के अंदर, तो उसमें उसको कंप्रेस करके भी रखा जा सकता है। जैसे ये जो एंट्री आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर आपके पास सोर्स का आईपी एड्रेस है और डेस्टिनेशन एड्रेस है, तो उसको कंप्रेस करके इस पूरी एंट्री को फ्लो टेबल की जो एंट्री उसको कंप्रेस करके ओपन फ्लो टेबल के अंदर रखा जा सकता है। अच्छा, अभी ये है, अच्छा हम स्केलिंग की बात कर रहे थे कि हमारे पास स्केलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्केलेबिलिटी में अगर हम बात करें स्केलेबल सिस्टम की, तो हमारे पास नेटवर्क के अंदर जो पैकेट लेवल पे हम बात करें तो हमारे पास मिलियंस ऑफ पैकेट्स जो है ना एक सेकंड में आते हैं, और ये पैकेट्स हैंडलिंग जो है ये स्विचेस करते हैं। इसके मुकाबले में फ्लो लेवल की बात अगर हम करें तो फ्लो जो है वो हमारे पास एज कम्पेयर टू पैकेट अराइवल रेट, फ्लो जो है इनिशियलाइजेशन रेट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। फ्लो इनिशियलाइजेशन क्या मतलब, मिसाल के तौर पे हमारे पास नेटवर्क के अंदर सोर्स एक्स सोर्स वाई से कम्युनिकेशन करता है, ठीक है, तो ये एक फ्लो है। सोर्स ए सोर्स डेस्टिनेशन बी के साथ कम्युनिकेट करता है, दूसरा फ्लो है। तो ये फ्लो जो है इस एक सेकंड में अगर हमारे पास मिलियंस ऑफ पैकेट्स आते हैं तो हमारे पास फ्लो जो है वो हज़ारों में होंगे, फ्लो जो है वो मिलियंस में नहीं होंगे एक सेकंड में, ठीक है, वो कम है। तो इसी वजह से फ्लो इनिशियलाइजेशन जो है वो उसको कंट्रोलर हैंडल कर सकता है। जैसे हम लोग एसडीएन के अंदर जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर जब एक दो नया फ्लो इनिशियलाइज होता है, सोर्स एक्स डेस्टिनेशन वाई होस्ट के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ये एक फ्लो है, तो ये कंट्रोलर इसको हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद सिंक्रोनाइजेशन है। अगर हम नेटवर्क व्यू की बात करें तो जो नेटवर्क जो व्यू है उसका उसकी सिंक्रोनाइजेशन और कंट्रोलर की अपडेशन, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क व्यू है वो इतना जो है उसके अंदर चेंजेस इतनी ज़्यादा नहीं आती, चेंजेस बहुत स्लोली होती हैं उसके अंदर, तो इस वजह से उसको सेंट्रली जो है मेंटेन किया जा सकता है। टोपोलॉजी जो है, नेटवर्क टोपोलॉजी जो है, क्योंकि उसके अंदर इतनी चेंजेस नहीं आती, ठीक है, इस वजह से उसको कंट्रोलर के अंदर सेंट्रलाइज एक एंटिटी में उसको मेंटेन किया जा सकता है। अच्छा, ये हमारे पास आपको सामने एक ग्राफ सा नज़र आ रहा है, इसके अंदर बेसिकली जो कंपैरिजन है डिफरेंट ओपन फ्लो कंट्रोलर्स की, जो फॉरवर्डिंग है, रिएक्टिव फॉरवर्डिंग है और प्रोएक्टिव फॉरवर्डिंग है, ठीक है, उसकी इवेल्युएशन है कि परफॉर्मेंस जो है फ्लो पर सेकंड जो है वो कितनी है, और नंबर ऑफ स्विचेस को बढ़ाने से उस पर क्या फ़र्क पड़ा है। नंबर ऑफ स्विचेस बढ़े तो परफॉर्मेंस जो है फ्लो पर सेकंड जो है वो कितनी हुई है, ठीक है। स्विचेस बढ़ रहे हैं हमारे पास, आप देख रहे हैं नंबर ऑफ स्विचेस जब ज़्यादा होते जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारे पास स्विचेस जो हैं फॉर एग्जांपल 20 हैं, ठीक है, तो रिएक्टिव फॉरवर्डिंग और प्रोएक्टिव फॉरवर्डिंग, ठीक है, उसके अंदर फ्लो पर सेकंड जो है कितने आ रहे हैं। फिर इसी तरह से हमारे पास जब स्विचेस ज़्यादा होते जाते हैं, ठीक है, और रिएक्टिव और प्रोएक्टिव फॉरवर्डिंग जो है अगर आप देख लें तो उसको वो डाउन होती जा रही है, तो ये उसकी थोड़ी सी रिजल्ट्स हैं उसके। ये आपके पास इस स्लाइड में पॉक्स का आर्किटेक्चर है, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। जैसे हमने पॉक्स हमारे पास कंट्रोलर है, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं ये उसके बारे में है कि अगर आप यहाँ पे देख लें, ये उसके मेन कंपोनेंट जिसके बारे में हम अभी तक बात कर रहे थे कि
कंट्रोलर के कंपोनेंट्स जो कि हेल्प करते हैं नेटवर्क एप्लीकेशंस, ये कंपोनेंट इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स पॉक्स के अंदर हैं, कुछ पॉक्स और नॉक्स में कुछ कॉमन है। जैसे ये स्पैनिंग ट्री है, वेब सर्विसेज है, टोपोलॉजी डिस्कवरी, ये नॉक्स में भी है और ये पॉक्स में भी है, क्योंकि नॉक्स पहले प्रीवियस वर्जन था और उसका जो अपडेटेड वर्जन है वो पॉक्स है। फिर पॉक्स के अंदर कुछ नए वर्जन, नए कंपोनेंट्स आए, L3 लर्निंग है, L2 मल्टी है, ये सारे। तो ये मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि कंट्रोलर के अंदर कंपोनेंट्स हैं। उसके नीचे ये कंपोनेंट एपीआई है ये कंट्रोलर के अंदर। फिर थ्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए कोऑपरेटिव थ्रेडिंग कंपोनेंट है, इवेंट्स को हैंडल करने के लिए कंपोनेंट है, ओपन फ्लो की जो कम्युनिकेशन होती है कंट्रोलर की स्विचेस की, उसकी एपीआई को उसको हैंडल करने के लिए जो कंपोनेंट है, जो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती है, सॉकेट कम्युनिकेशन होती है, फाइल रीड राइट होती है, उसके लिए कंपोनेंट्स हैं ये सारे। इसके अंदर आगे हम इन कंपोनेंट्स को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये कंपोनेंट्स एक्चुअली काम क्या करते हैं। जैसे हमारे पास ये L3 लर्निंग का कंपोनेंट है पॉक्स कंट्रोलर का। ये कंपोनेंट क्या काम करता है, ये कंपोनेंट आप यूज कर सकते हैं और इसको जब आप कंट्रोलर पे यूज करते हैं तो आपके जो स्विचेस हैं नीचे नेटवर्क के अंदर वो एक्ट करते हैं एज ए लर्निंग स्विच, L3 लर्निंग स्विच, ठीक है, या L3 लेयर 3 स्विच। तो लेयर 3 स्विच क्या होता है, हमारे पास जो लेयर 2 स्विच है ना, ये हमारे पास जो लैन के अंदर जो स्विच इस्तेमाल होता है ये लेयर 2 स्विच है, ठीक है। उसके अंदर जो हमारे पास फॉरवर्डिंग होती है, ठीक है, पैकेट, वो होती है मैक एड्रेसेस की बेस पे, ठीक है। और लेयर 3 स्विच बेसिकली राउटर को भी कहा जाता है। जो राउटर होता है ये आपका लेयर 3 स्विच ही होता है ना, वो बेसिकली लेयर 3 डिवाइस जो होती है वो आईपी एड्रेसेस की बेस के ऊपर फॉरवर्डिंग उसमें होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं राउटिंग, ठीक है। जो लेयर 2 पे जो हमारे पास फॉरवर्ड कहते हैं स्विचिंग नॉर्मली, ठीक है, जो मैक एड्रेस की बेस के ऊपर होती है। अभी कर दिया इसको दोबारा से। अच्छा, तो L3 लर्निंग जो है ये कंपोनेंट, अगर आप एक एसडीएन नेटवर्क आपने बनाया है और उसके अंदर स्विचेस आप चाहते हैं, क्योंकि एसडीएन जो नेटवर्क होता है उसके अंदर जो डिवाइसेस होते हैं, जो ओपन फ्लो स्विचेस होते हैं, अब आप चाहते हैं कि वो बिहेव करें एज ए राउटर। तो आप इस कंपोनेंट को जब पॉक्स कंट्रोलर को रन करते हैं तो उसमें इस कंपोनेंट को लोड कर देते हैं या इनेबल कर देते हैं। तो इससे जो है आपके जितने भी नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस हैं वो काम करेंगी एज ए राउटर, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपोनेंट उस वक्त काम होता है। इसको मैं इसके ऊपर हम एक लैब करेंगे जिसमें हम एक मिनी नेट के अंदर एक एसडीएन नेटवर्क बनाएंगे और उसके अंदर जब हम इस कंपोनेंट को लोड करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे जो ओपन फ्लो स्विचेस हैं वो काम करेंगे एज ए राउटर, ठीक है। इस तरह से ये दूसरा एक कंपोनेंट है L2 मल्टी। ये कंपोनेंट जो है इसको यूज करके आप L2 लेयर 2 स्विच अपने बना सकते हैं। अपने जो आपके स्विचेस हैं वो बिहेव करेंगे एज ए लेयर 2 स्विच। इसको आप उस वक्त यूज कर सकते हैं। तो इसमें इसके साथ जो है आपको एक और, क्योंकि ये डिपेंड करता है, एक और कंपोनेंट है ओपन फ्लो डॉट डिस्कवरी। ये आगे हम देखेंगे कि ये क्या काम करता है ये कंपोनेंट, लेकिन ये कंपोनेंट इसके साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास मैक ब्लॉकर एक कंपोनेंट है, ठीक है। ये मैक ब्लॉकर भी आपको यहाँ पे नजर आएगा, ये यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे पॉक्स का कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये मैक ब्लॉकर जो कंपोनेंट है एक, ये बेसिकली यूज होता है अगर आप अपने नेटवर्क के अंदर कुछ होस्ट को ब्लॉक करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये बने बनाए कंपोनेंट है पॉक्स के अंदर जिसको आप यूज कर सकते हैं, और इस तरह के कंपोनेंट्स आप बना भी सकते हैं। ये बने बनाए जो कंपोनेंट है इसको आप यूज भी कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस में, और इसी तरह के कंपोनेंट्स आप बना भी सकते हैं, ठीक है। तो ये मैक ब्लॉकर कंपोनेंट है जो पॉक्स के अंदर मौजूद है, इसको यूज करके आप मैक एड्रेसेस की बेस के ऊपर ब्लॉक कर सकते हैं होस्ट को। तो ये जीयूआई बेस्ड है, टिंकर बेस्ड जीयूआई एप्लीकेशन है। इसको इसमें आप एक पॉपअप हो जाएगी, एक ग्राफिकल एप्लीकेशन है, इसमें आप मैक एड्रेसेस दे सकते हैं जिसकी बेस पे ब्लॉक होगा। दूसरी जो है आपके पास पैकेट डंप का कंपोनेंट। ये कंपोनेंट अगर आप देख लें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये पॉक्स का कंपोनेंट है पैकेट डंप। ये कंपोनेंट जो है इसका काम ये है कि अगर आप चाहते हैं कि
आप जो पैकेट्स आ रहे हैं और जो पैकेट जो है उनकी सारी एक जो डाटा है उसको एक लॉग फाइल में डंप करें, ठीक है। जैसे टीसीपी डंप है, ये भी इस्तेमाल होता है, इसको भी यूज़ किया जा सकता है। बेसिकली कोई प्रॉब्लम है नेटवर्क के अंदर, उसको डायग्नोज करने के लिए आप देखना चाहते हैं ट्रैफिक, तो टीसीपी डंप इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी तरह से ये पैकेट डंप कंपोनेंट भी उसी तरह से काम करता है। इस तरह से आपके पास स्पैनिंग ट्री कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट जो है आपके पास इस्तेमाल होता है स्पैनिंग ट्री को बिल्ड करने के लिए। आपके नेटवर्क टोपोलॉजी जो आपका लैन है उसके अंदर आपने नेटवर्क बनाया, आप चाहते हैं कि जिस तरह से आपके पास स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है वो इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे एसडीएन के अंदर आपको वही फंक्शनैलिटी चाहिए, तो उसके लिए कंपोनेंट आपके पास बॉक्स में पहले से ही मौजूद है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। स्पैनिंग ट्री क्या होता है, ये कंपोनेंट कहाँ इस्तेमाल होता है? इस पर आप लैन बनाते हैं ना, मल्टीपल स्विचेस होते हैं, तो उसमें मल्टीपल पाथ होते हैं। जब वो मल्टीपल पाथ होते हैं तो उन मल्टीपल पाथ्स को अगर होंगे तो फिर हमारे पास नेटवर्क के अंदर लूप्स होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास नेटवर्क है और उसमें स्विचेस मल्टीपल स्विचेस है, उनके आप जो स्विचेस है उनके आपस में मल्टीपल कनेक्शंस है, तो फिर उसमें लूप बनेगा। तो इस वजह से वो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, तो उसमें एक लूपलेस टोपोलॉजी बन जाती है। जो कुछ जो मल्टीपल पाथ्स है उनमें कुछ पाथ्स को डिसेबल कर दिया जाता है और कुछ को इनेबल कर दिया जाता है, तो एक स्पैनिंग ट्री बन जाता है जो कि तमाम नेटवर्क जो है उससे रूट से एक्सेसिबल होता है। तो वो हमारे पास स्विचेस में बाय डिफॉल्ट उसमें एम्बेडेड होता है, जो लेयर 2 स्विचेस होते हैं, ठीक है, उसमें ये होता है। और यहाँ पे एसडीएन में आपने अगर इस ये फंक्शनलिटी आपको चाहिए तो ये स्पैनिंग ट्री कंपोनेंट जो है पॉक्स कंट्रोलर का, इसको इस्तेमाल करके आप चाहते हैं कि आपका लैन जो है इसके अंदर जो है ना, अगर मल्टीपल पाथ हैं स्विचेस के दरमियान, तो आप इस कंपोनेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो है आपके पास कंपोनेंट टोपोलॉजी डिस्कवरी, अगर आप इसको देखें, इसमें टोपोलॉजी डिस्कवरी ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, कॉमन कंपोनेंट है जो नॉक्स में भी है और पॉक्स कंट्रोलर दोनों में भी, ठीक है। तो ये जो टोपोलॉजी डिस्कवरी कंपोनेंट है पॉक्स कंट्रोलर का, ये बेसिकली अब इसका काम ये है कि ये एलएलडीपी पैकेट जो हमने पहले भी इस पर डिस्कशन की है, इसको यूज करके नेटवर्क की टोपोलॉजी को डिस्कवर करता है और उसको मेंटेन करता है, ठीक है। तो जो नेटवर्क टोपोलॉजी है उसको अगर आपने यूज करना है तो इस कंपोनेंट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इनेबल करेंगे तो ये टोपोलॉजी को डिस्कवर करेगा, और आपने इससे अगर कुछ जो इवेंट्स जिससे टोपोलॉजी में चेंज आ रही है उसको ये उसको लिसन करेगा और तमाम तमाम टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेगा। ये इस कंपोनेंट का काम है। इसी तरह से ये कंपोनेंट है वेब सर्विसेज का एक कंपोनेंट है। इसके ज़रिए से अगर आप किसी वेब सर्विस को यूज़ करके एज ए वेब सर्विस आप एक्सेस करना चाहते हैं, ओपन फ्लो स्विचेस के फीचर्स हो, तो वो आप कर सकते हैं। इसी तरह से होस्ट ट्रैकिंग का कंपोनेंट है। ये आपके नेटवर्क के अंदर कौन कौन से होस्ट हैं, उनके क्या आईपी एड्रेसेस हैं, उनके क्या मैक एड्रेसेस हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए कंपोनेंट बनाया गया है। इसी तरह से L2 लर्निंग का कंपोनेंट, ये आप अगर आप चाहते हैं कि आपके एसडीएन नेटवर्क के अंदर जो स्विचेस हैं, जो ओपन फ्लो स्विचेस है, वो काम करे एज ए लेयर 2 स्विच, ठीक है। तो ये L2 लर्निंग का कंपोनेंट जो है ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जब आप इनेबल करेंगे तो ये तमाम स्विचेस बिहेव करेंगे आपके एसडीएन नेटवर्क के अंदर एज ए लेयर 2 स्विच। अच्छा, तो ये हमारे पास थोड़े से पॉक्स कंट्रोलर था और उसके कंपोनेंट थे, और कि वो कौन कौन से कंपोनेंट्स और वो क्या काम करते हैं। बहुत सारे और भी कंपोनेंट्स हैं, लेकिन ये कुछ कंपोनेंट्स हमने यहाँ पे इस पर डिस्कशन कर ली। इन कंपोनेंट्स को आप अगर अपनी कोई नेटवर्क एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें भी आप इन कंपोनेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप कोई एप्लीकेशन नहीं बनाते और आप एज ए अपना एक नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं और उस नेटवर्क के अंदर आपको ये कंपोनेंट्स आपको चाहिए होंगे, क्योंकि अगर आपने नेटवर्क बनाना है तो उसके अंदर आपने स्विचिंग करानी है लेयर 2, या आपने राउटिंग करवानी है, ठीक है। तो उसके लिए आप इस कंट्रोलर को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये करना होगा कि इन कंपोनेंट्स को इनेबल करना होगा। अब ये कंपोनेंट्स इनेबल किस तरह से होते हैं, इसके लिए हम एक लैब में जो है एक लैब हम इसकी कंडक्ट करेंगे। उसके अंदर हम देखेंगे कि ये पॉक्स कंट्रोलर को मिनी नेट में हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से हम टोपोलॉजी बना के और इस पॉक्स कंट्रोलर को के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स को इनेबल करके हम
अपने नेटवर्क को जो है बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं।